Before we discuss differences between primary and secondary succession, we must know what secondary succession is. Primary आपको क्लियर है कि primary succession appearance of vegetation, appearance of flora and fauna on a bare rock or in a cool down lava या ऐसी जगह पे जहाँ earlier there is no vegetation, वहाँ पर vegetation का आना, plant species का appear होना, animal species का appear होना, this is primary succession. And after primary succession क्या हुआ है? Climax community, यानी ये किसमें रिजल्ट होता है? रिजल्ट्स इन क्लाइमैक्स कम्युनिटी, डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमैक्स कम्युनिटी. प्राइमरी सक्सेशन के बाद एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन जाएगी. व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस क्लाइमैक्स कम्युनिटी? क्या इसका खास फीचर है? दैट इट इज स्टेबल. ये बिल्कुल स्टेबल होती है. इसमें आगे फर्दर चेंज की कैपेसिटी, एबिलिटी कम होती है. तो इससे एक हमारे पास स्टेबल इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है. इससे पहले इसके बीच में और पायनियर कम्युनिटी के बीच में जो स्टेजेस होंगी वो सीरियल स्टेजेस हैं. दे आर नॉट ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन. उनमें ट्रांजिशंस होती रहेंगी, चेंजेस होती रहेंगी, बट क्लाइमैक्स कम्युनिटी स्टेबल बन जाती है. इसमें चेंजेस नहीं होती. बट अगर एक स्टेबल कम्युनिटी बनी है, ये कब बनी है? सॉइल फॉर्मेशन हो चुका था, एक रॉक थी या पॉन्ड था, पानी था, दोनों पर सॉइल फॉर्मेशन पहले हुई है. सॉइल फॉर्मेशन के बाद ही उसके ऊपर स्पीसीज, प्लांट्स की, एनिमल्स की आई हैं और वो स्टेबल कम्युनिटी में कन्वर्ट हो गई है. अब होता क्या है? ड्यू टू सम कैलेमिटी यू कैन से, मान लीजिए कोई फॉरेस्ट फायर है, फॉरेस्ट फायर या कोई फ्लड है, बाढ़ आ गई है. अब फॉरेस्ट फायर, आग लगी जंगल में, स्टेबल कम्युनिटी बन गई थी, क्लाइमैक्स कम्युनिटी, एक फॉरेस्ट बन गया था, उसमें फॉरेस्ट फायर हो जाती है, आग लग जाती है, तो होल ऑफ द इकोसिस्टम विल बी डिस्ट्रॉयड. फॉरेस्ट फायर का क्या रिजल्ट होगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम. जो वहाँ प्लांट स्पीसीज थी, जहाँ वहाँ एनिमल स्पीसीज थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं. ऐसे ही कोई फ्लड आ गई है. फ्लड, इस फ्लड से क्या हो गया? पेड़ बह गए, मिट्टी बह गई, हैं? लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड. सॉइल इरोजन होगा फ्लड से. सॉइल इरोजन से क्या होगा? लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड. और फर्टाइल लैंड आपकी खत्म हो गई है तो प्लांट्स भी खत्म हो जाएंगे, वो भी बह भी सकते हैं. तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया है इकोसिस्टम. ऐसे दो हैबिटेट्स में जहाँ पर या तो फॉरेस्ट फायर हुई हो या फ्लड हुई हो, यहाँ पर भी सक्सेशन होगा. ऐसा नहीं कि यहाँ कभी दोबारा पौधे उगेंगे, नहीं. जब एक रॉक पर उग सकते हैं जहाँ पर सबस्ट्रेटम नहीं है, सॉइल नहीं है, तो यहाँ पर तो सॉइल फॉर्मेशन तो हो रही है. आग ही लगी है ऊपर. आग लगने से भी कई बार तो क्या होता है? फर्टिलिटी इट में इंक्रीज फॉर सम टाइम. आपने कभी झूम कल्टीवेशन सुना है? झूम कल्टीवेशन, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये मेथड यूज किया जाता है, झूम कल्टीवेशन. इसमें क्या करते हैं?
काफ़ी बड़े एरिया में फॉरेस्ट्स को डिफॉरेस्ट कर देते हैं, काट देते हैं, और फिर इकट्ठा करके उनको खेतों में डाल करके आग लगा देते हैं। अब इससे क्या होगा, जो ऐश है प्लांट्स की, जलने से जो राख होगी उनके जो वो बनेंगे, और उसमें लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज देयर एंड इट इज़ वेरी फर्टाइल। उससे फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, चाहे उसके बाद कुछ सालों के बाद वो सॉइल बिल्कुल बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाए। ये ड्रॉबैक है। तो लोगों को इसका नहीं पता था। झूम कल्टीवेशन अब नहीं वहाँ पर रिकमेंड कर रहे हैं। अदरवाइज झूम कल्टीवेशन में लोग पूरे के पूरे फॉरेस्ट एरिया को काट करके और आग जला करके कई एकर्स में फिर अपनी फसल बोया करते थे, क्रॉप बोया करते थे। कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए बहुत अच्छी पैदावार उससे बढ़ती थी, बट उसके बाद वो जो लैंड थी दैट कन्वर्टेड इनटू बैरन लैंड, बंजर हो जाती थी। जब इस पर रिसर्च हुई और पता लगाया गया तो अब इसको रिकमेंड नहीं करते हैं। तो अगर फॉरेस्ट फायर हो रही है तो वहाँ पर सबस्टेटल तो है, मान लीजिए फॉरेस्ट फायर हुई है तो ऊपर से जल गया, जमीन के नीचे अंडरग्राउंड ट्यूबर्स, जो अंडरग्राउंड स्टेम्स थे, ट्यूबर्स थे, वो तो शायद वहाँ पर सर्वाइव कर रहे होंगे, तो इनसे नए प्लांट्स दोबारा सर्वाइव करेंगे। जो फ्लड है, फ्लड ने जो एरिया बहा लिया है, फर्टिलिटी सॉइल डिक्रीज हुई है, जो रह गई है उसमें भी तो बहुत कुछ है, तो इससे नए पौधे उगाएंगे। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन। तो जो सेकेंडरी सक्सेशन है कहाँ पर हो रहा है? सेकेंडरी सक्सेशन अकर्स इन दोज हैबिटेट्स विच वर प्रीवियसली, जो पहले वेल हैबिटेटेड थी, उनमें खूब सारे पौधे थे, खूब सारे एनिमल स्पीसीज थी, बट they have been destroyed due to some natural calamity like forest fire, like floods। बाढ़ के कारण, फ्लड्स के कारण वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं, और इनके अंदर दोबारा से नई स्पीसीज पैदा होना, नए प्लांट्स पैदा होना, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन। रीअपीयरेंस ऑफ प्लांट्स, रीअपीयरेंस ऑफ वेजिटेशन ऑन previously inhabited area, but जो डिस्ट्रॉय हो गया है ड्यू टू फॉरेस्ट फायर और फ्लड्स। तो अब क्या डिफरेंस है? देखिए, जो प्राइमरी डिफेंस की यहाँ हम कर रहे हैं, प्राइमरी सक्सेशन में जो वेजिटेशन है इट अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, वो पहली बार अपीयर होगी, बट यहाँ पर अपीयर होने के बाद, जलने के बाद या उसके बाद रीअपीयर होगी। ये पहला डिफरेंस हो गया। नंबर 2, जो प्राइमरी सक्सेशन था इट्स ड्यूरेशन वाज क्वाइट लॉन्ग, बहुत लंबी ड्यूरेशन उसमें लगती थी, बहुत ज़्यादा समय उसमें लगता था प्राइमरी सक्सेशन को होने में। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन टेक्स लेस टाइम, इसको कम समय लगेगा, क्योंकि कंडीशंस ऑलरेडी वेजिटेशन के लिए, प्लांट्स के उगने के लिए वहाँ पर पैदा हो रही हैं। सीड्स भी नीचे जमीन में हो सकते हैं, सॉइल इज ऑलरेडी देयर, द रेट ऑफ सक्सेशन इज मच फास्टर। तो कंपैरिजन दोनों का हो गया है कि प्राइमरी सक्सेशन स्लो प्रोसेस है, सेकेंडरी सक्सेशन रैपिड या फास्ट प्रोसेस है। प्राइमरी सक्सेशन में पहली बार प्लांट्स आएंगे, पॉइनर कम्युनिटीज और वो डिफरेंट होंगी, बट इनके अंदर जो पॉइनर कम्युनिटीज हैं वो अंडरग्राउंड ट्यूबर्स हो सकते हैं, प्रोपेग्यूल्स हो सकते हैं, सीड्स हो सकते हैं। फिर आप ट्राई करें 2 और 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस लिखने के, कि व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन। एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो लिखें, 2 मिनट ले लें आप, कि क्या डिफरेंसेस हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में। ट्राई टू राइट डाउन, कोशिश करें कि लिखें इनको।
यू माइट हैव कंप्लीटेड द डिफरेंसेस, आपने डिफरेंस लिखे होंगे, अदरवाइज कोशिश करना लिखना कि डिफरेंसेस क्या हैं। अब हम कर रहे हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम सर्विसेज? क्वेश्चन देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है, वेरी सिंपल। इकोसिस्टम सर्विसेज क्या क्या हमें फायदा हो रहा है इकोसिस्टम्स का, बट एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से कई बार ये इंपॉर्टेंट होता है कि इकोसिस्टम सर्विस का मतलब क्या है। यहाँ पर हम देखेंगे प्रोडक्ट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ इकोसिस्टम्स। अब अगर हम पहला ही बेनिफिट ले रहे हैं, पहला ही प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट इज O2, ऑक्सीजन प्रोडक्शन। ऑक्सीजन जो जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दोनों काम हो रहे हैं, CO2 कंज्यूम भी हो रही है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। तो इट मीन्स क्या हो रहा है? प्योरिफिकेशन ऑफ द एयर नहीं होगी, प्योरिफिकेशन ऑफ एयर, और प्योरिफिकेशन ऑफ एयर और एनवायरनमेंट, ये पहला बेनिफिट है कि किसी भी इकोसिस्टम से हमें प्योरिफिकेशन ऑफ एयर में हेल्प मिल रही है। वो कैसे मिल रही है? बिकॉज जो प्लांट्स हैं दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रही हैं, और इस फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, CO2 कंज्यूम होगी, एंड एटमॉस्फेयर हमारा साफ होगा। एनवायरनमेंट मैंने दे दिया है, एनवायरनमेंट में हमारी लैंड भी साफ हो सकती है, प्लांट बॉडीज, प्लांट्स भी सब ठीक हो सकते, एनवायरनमेंट में हमारे वाटर बॉडीज भी ठीक क्लियर हो सकती हैं। तो ये इनके बेनिफिट हैं। नंबर 2, जो इकोसिस्टम्स हैं, क्या जो फॉरेस्ट हैं इनसे रेनफॉल में, प्रेसिपिटेशन में हेल्प हो रही है कि नहीं? अब दूसरा प्रोडक्ट क्या है हमारा? रेनफॉल। क्यों कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं? क्योंकि इससे कंडेंसेशन होगा और रेन्स आने में मदद होगी। रेन से क्या होगा फिर? हेल्प इन टू मिटिगेट, मिटिगेट मीन्स पूरा करना, मुकाबला करना, मिटिगेट ड्रॉट। अगर इकोसिस्टम्स नहीं हैं, फॉरेस्ट नहीं हैं, तो रेनफॉल कम हो जाएगी, रेनफॉल कम हो जाएगी तो ड्रॉट होगा। तो इस ड्रॉट को मिटिगेट करने के लिए हैं नंबर 3, जो फॉरेस्ट हैं हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ soil erosion, help in prevention of soil erosion and floods। अगर पेड़ हैं तो पानी के बहाव को मिनिमाइज तो करेंगे, कम तो करेंगे, रुकावट तो डालेंगे उनके रास्ते में, तो रुकावट डालेंगे तो फ्लड्स कंट्रोल होंगी। नंबर 2 दूसरा क्या है? ये एनवायरनमेंट को बैलेंस कर रहे हैं, फ्लड्स को, रेन को कंट्रोल कर रहे हैं, रेन को ला भी रहे हैं, रेन को ज़्यादा से भी कंट्रोल कर रहे हैं अगर प्रॉपर हैं, तो दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इनकी जड़ें जो प्लांट्स की हैं सॉइल पार्टिकल्स को, सॉइल इरोजन को कैसे करेंगी? बाइंडिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स बाई रूट्स। इनकी रूट्स सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करके रखती हैं। नेक्स्ट, जो फॉरेस्ट्स हैं, ये इकोसिस्टम्स हैं, हेल्प इन
न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, जो आपने 3 साइकिल पढ़े हैं, उन न्यूट्रिएंट साइकिलिंग को मेंटेन करने में किसका रोल रहता है? इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन provide habitat for वाइल्ड लाइफ। जंगली जीव जंतुओं के लिए ये हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। और जब वाइल्ड लाइफ वहाँ इंक्रीज होगी तो इंक्रीज, ये कुछ भी नहीं, 6th क्लास का बच्चा बिल्कुल लिख सकता है अगर अंडरस्टैंड करेगा क्या है ये। इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, जिसकी तो बहुत जरूरत होती है। बायोडाइवर्सिटी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर। तो बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करेंगे, मेंटेन बायोडाइवर्सिटी। प्रोवाइड कल्चरल एंड एस्थेटिक वैल्यूज। वैसे भी लगाव होगा जंगलों से, इकोसिस्टम से, तो लोगों के मन में कुछ प्रेम भावना पैदा होगी कि हम इसको बचाएं। तो देखिए ये कुछ एक बेनिफिट्स हैं। और हमें फॉरेस्ट से, जो इकोसिस्टम्स हैं, उनसे बहुत से मेडिसिनल प्लांट्स भी मिल जाते हैं। लिख सकते हैं आप, मेडिसिनल प्लांट्स। सिलिकोना है जिसे हम कुनीन मिलती है, और बहुत से प्लांट्स हैं। यानी आप इसमें मेडिसिनल वैल्यू भी के रूप में भी प्लांट्स को काउंट कर सकते हैं। तो ये कुछ इकोसिस्टम सर्विसेज हैं विच आर प्रोवाइडेड बाय द फॉरेस्ट। और ये आप, ये तो मैंने 7 और 8 लिखे हैं, आप इनको इंक्रीज कर सकते हैं नंबर को। द नंबर में गो अप टू 10। कुछ भी बेनिफिट आप और इनका सोचिए और इसमें ऐड कर दीजिए। तो दीज आर इकोसिस्टम सर्विसेज, के हमें इकोसिस्टम से क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो हमने इस चैप्टर में ऑलमोस्ट सभी एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आप 5 मिनट्स ले सकते हैं कंप्लीट चैप्टर को एक बार रिवाइव करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, रिकैपिचुलेट करने के लिए, सो दैट हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकें। एंड आफ्टर 5 मिनट्स वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस। आपको जो कोई डिफिकल्ट लग रहा है उसको फिर से रीडिंग लीजिए, ताकि एक बार रीडिंग लेंगे फिर दोबारा रीडिंग लेंगे तो आप उसको क्लियर कर सकें। नहीं तो आफ्टर 5 मिनट्स मैं इसके क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। जब तक आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो क्वेश्चंस करना मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा। तो टेक 5 मिनट्स